नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में बेहद स्वागत है। हमारी इस रिवीजन सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है और आप लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार और सराहा जा रहा है सीरीज को, तो थैंक यू सो मच। एंड बिलीव मी, ये सीरीज आपके रिवीजन में आपको 100% हेल्प करने वाली है। तो अब तक देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास इस पर एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसके अलावा पॉलिटी यानी कि जो भारतीय राज व्यवस्था है, इस पर भी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एक है हमारा जीवन की उत्पत्ति और विकास तथा कोशिका जीव विज्ञान यानी कि ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड सेल बायोलॉजी। तो देखिए, इस सीरीज का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट आप में से कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए मैं एक बात जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, जब आपका यूपी पीएससी के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो ये होने वाला है 17 मार्च को, ये आप सभी को पता है, राइट है। तो अब आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो एक स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार आपका एग्ज़ाम मई में होता था, लेकिन इस बार कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। एक तो वो टॉपिक जो आयोग के द्वारा बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलते हैं, उन टॉपिक्स पर जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो बहुत शानदार रूप से एकदम क्लियर होनी चाहिए। कम से कम उन टॉपिक्स पे तो ज़रूर आपको फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और आप देखेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी फैक्ट्स को स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है। तीसरी बात है, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से करने की ज़रूरत है। अब देखिए, ये सीरीज़ इन तीनों ही पॉइंट को साथ लेकर चलती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, राइट। या तो आप आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी प्लीज़ इन वीडियोस को देखिएगा। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और यूपीपीसीएस तक तो हमारी उम्मीद रहेगी कि हम सिलेबस को कवर कर लें। अब आपका काम क्या है, बिना एक भी दिन मिस किए इन लेक्चर्स को रोज़ाना देखना। तो चलिए, आज जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान पर अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ एग्ज़ाम्स के नेम देख पा रहे हैं और जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देख पा रहे हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और कुछ क्विजेस कंटेंट वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। तो देखिए, साइंस की अगर हम बात करें तो कई बार विज्ञान से डर लगता है, खासकर तब अगर हमारा आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है। लेकिन एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एक सब्जेक्ट के प्रति लगाव और किसी एक सब्जेक्ट के प्रति दुराव, ये करके काम तो नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो कोशिश क्या करते हैं, साइंस को कुछ आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जितनी हमारे एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है बस उतना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत डीप डिटेल्ड एनालिसिस में जाने से बचेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है पास, तो हमें पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना तो पढ़ना है। तो मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको साइंस पढ़ाने की कोशिश करूँगी, और मेरे कहने पर प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उनको देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, राइट। तो चलिए, अगर हम साइंस की बात करें, 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आपके आते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, एक है आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अगर आपने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता होगा बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इन योर साइंस सब्जेक्ट, राइट। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इस बायोलॉजी वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, राइट। तो चलिए, अब देखो, बायोलॉजी यानी कि हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बायो यानी कि जो चीज़ जिंदा है, लिविंग बीइंग है, राइट है। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें, इससे पहले थोड़ा सा तब चले जाते हैं जब हमारी जो अर्थ है, जो बेसिकली हमारा ये प्लैनेट है, इस पे जीवन का
बेसिकली एक तरीके से बिगनिंग हुआ था, यानी कि जो लाइफ थी वो उस पर स्टार्ट हुई थी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि आखिरकार जो लाइफ है, जो कि जीवन है, उसकी उत्पत्ति और उसका विकास यानी कि उसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा या फिर अलग अलग जो बेसिकली साइंटिस्ट के ग्रुप थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हम सभी थ्योरीज को देखेंगे, उनमें क्या बताया गया था ये भी देखेंगे, और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है हम ये भी समझेंगे। तो देखिए, एक आता है आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। देखो उसमें क्या कहा गया कि भाई देखो, जो लाइफ थी ना, पहले से ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ से एक्चुअली इस लाइफ का एक तरीके से एक आप कह सकते हैं अराइज हुई है, यानी कि कोई निर्जीव पदार्थ ऐसा नहीं था जहाँ से लाइफ आपकी जो है बनी है, बल्कि पहले से जो जीवित जीव मौजूद थे वहाँ से लाइफ बनी है। हालांकि इस वाले सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, राइट। दूसरा जो है आपका आता है वो है आपका बेसिकली केमियोसिंथेटिक थ्योरी, और या फिर आप बोल दीजिए इसको बेसिकली रसायन संश्लेषक सिद्धांत, राइट। तो यहाँ पे ये कहा गया कि देखो जो सबसे पहले लाइफ बनी ना, वो कहाँ से बनी, उन्होंने कहा कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स थे, राइट है, यानी कि कुछ आपके अकार्बनिक रासायनिक तत्व थे, वहाँ से ना आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है। कैसे कि भाई कुछ ऐसा हुआ जैसे लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरना, या फिर जो कॉस्मिक रेज ब्रह्मांडीय जो किरणें होती हैं, है ना, ब्रह्मांडीय किरणें जो होती हैं, इनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और इसी वजह से जो केमिकल एलिमेंट्स थे वहाँ पे कुछ एक्शन हुआ, और इस वजह से जो है बेसिकली लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है जी। तीसरी जो एक थ्योरी देखने को मिलती है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि स्वतंत्र उत्पत्ति का सिद्धांत। ये भी कहता है कि भाई जो नॉन लिविंग मैटर था ना, जो निर्जीव पदार्थ थे, बेसिकली लाइफ जो है वहीं से आई है। ठीक है, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला थ्योरी कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा बेसिकली ओपरिन हॉल्डीन सिद्धांत एक आता है, ओपरिन हॉल्डीन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे। इसमें दरअसल ये बताया गया कि देखो जो अर्थ है ना, उस पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कुछ एटम्स थे, वो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बने, और यानी कि आप मान के चलिए कि कुछ परमाणु थे, उन परमाणुओं ने मिलकर क्या किया, बेसिकली यहाँ पे अणुओं का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कुछ कार्बनिक यौगिक भी शामिल थे, है ना। और उन्होंने कहा फिर जब आपस में इनका इंट्रैक्शन हुआ ना, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी तरीके से पहला लिविंग सिस्टम या फिर पहला सेल जो है बना। बेसिकली ये कहा जाता है कि एक तरीके से ना ये जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनसे मिलकर आपका अमीनो एसिड बना था, राइट है। और अमीनो एसिड के बाद माना जाता है कि एक तरीके से एक लाइफ का जो है वहाँ से ओरिजिनेशन माना जाता है। करेक्ट है। अच्छा, अर्थ पर लाइफ बेसिकली कब से ओरिजिनेट मानी जाती है, तो कहा जाता है जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था उस पे अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो जो है एक लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ था। यानी कि जो आपकी आदिम पृथ्वी है उस पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो है हुई थी। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, राइट है। और जब ज्योग्राफी में बेसिकली आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जो सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास में आपको मिलता है देखने के लिए, उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। अगर आपको जानना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। करेक्ट है। आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, ये जो नेम है, राइट, ये नेम प्लीज़ ध्यान रखने की आप कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं जिनसे आप एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उन थ्योरीज के बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। एक तो जो आपका थ्योरी आता है वो आता है बेसिकली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। किसने दिया है, आपका जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, राइट है। यानी कि जो अर्जित विशेषताओं के वंशानुक्रम का सिद्धांत है। देखो
कितना भी हम इंग्लिश से भागते हों, लेकिन जो साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट हैं एक्चुअली वो इंग्लिश में पढ़ने फिर भी आसान रहते हैं, उनका जो हिंदी अनुवाद है काफ़ी कठिन है। तो खैर हम बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, आपके लिए चीज़ें इजी रहेंगी। ओके, तो अर्जित विशेषताओं के वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? जीन आपका बैप्टिस्टिक लेमार्क। प्रोनाउंसिएशन कुड बी लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। ये जो इनहेरिटेंस या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाली जो एक थ्योरी है, मोटे मोटे तौर पे इस पे ये कहा गया कि देखो जो भी पेरेंट्स होते हैं, राइट, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो आने वाली जनरेशन में पास कर दिए जाते हैं, एक विरासत के रूप में, एक इनहेरिटेंस के रूप में। ठीक है, तो आपको बस पता हो कि जो इनहेरिटेंस वाली थ्योरी है ये किसने दी है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अब ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भाई किसने दिया है? ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने, राइट है, जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि विकास के जनक भी इनको जो है कहा जाता है। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है? देखो, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एडवांटेजेस ट्रेट्स हैं, है ना, वो पॉपुलेशन में टाइम के साथ ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाते हैं और धीरे धीरे इस वजह से जो स्पीसीज़ होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा अडेप्ट कर पाती हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, देखो प्राकृतिक चयन ये कहता है ये थ्योरी कि टाइम के साथ ना ऐसे लक्षण जो हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं वो आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं। देखो जो भी आने वाली जनरेशन है ना वो उन फीचर्स को अपने साथ इनहेरिट करके ले जाती है जो उनको सस्टेन करने में, जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। इससे धीरे धीरे प्रजातियों का विकास होता है और ये जो प्रजातियां हैं ये अपने आसपास के पर्यावरण के साथ क्या एक बैलेंस बना पाती है, एक समायोजन बना पाती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, हो सकता है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसका जो है कलर चेंज हो गया है और वो जो कलर चेंज है वो उसको छुपने में मदद करता है, राइट है। एक तरीके से वो क्या है, जो उसके बेसिकली शिकारी पक्षी होते हैं उनसे बचने में मदद करता है। तो आप देखोगे आने वाली जो जनरेशन होगी ना उसमें आपको मोर नंबर ऑफ बर्ड्स ऐसे दिखाई देंगे जिनका कलर वैसा होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हो गया कि जो ट्रेट हमें हेल्प कर रहा है वो ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाए पॉपुलेशन में। किसने दी ये थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने दी। इनको जो है फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देन एक अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी, राइट। म्यूटेशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखो म्यूटेशन वर्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कोविड की वजह से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सुन रहे हैं कि कोविड के अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं और जिसमें से बेसिकली कुछ वेरिएंट क्या है, पिछले वाले वेरिएंट से उनमें म्यूटेशन हो गई है, राइट। तो ये म्यूटेशन क्या है? सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, जो ह्यूगो डी व्रीस थे उनकी एक बुक थी द म्यूटेशन थ्योरी, उसमें उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है जी, तो द म्यूटेशन थ्योरी 1901 वाली ये जो किताब है इसमें सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया था। म्यूटेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये अचानक से होता है, ऑल ऑफ सडन होता है। देखो म्यूटेशन है क्या, अचानक से कोई चेंज हो गया और ये जेनेटिक्स के लेवल पे जाके होता है। यानी कि अगर आप देखोगे जो आपके जीन्स हैं जो कि आपको वो बनाते हैं जो आप हैं, राइट, हम जो भी हैं उसका सारा कोड कहाँ लिखा हुआ है? हमारे जेनेटिक्स में लिखा हुआ है। अगर इस कोड में एक ज़रा सा भी चेंज हो जाए तो हम जैसे हैं उसमें भी एक चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन यही करता है, अचानक से इस कोड के अंदर एक चेंज हो जाता है, राइट है। और ये फिर क्या है, ये जो चेंज हुआ है तुरंत ऑपरेशनल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कुछ भी आपके जीन्स में चेंज हुआ और तुरंत उसका असर आपको जो है दिखाई देगा, करेक्ट है। ओके, अब ध्यान रखिएगा एक ही प्रकार का म्यूटेशन जो है अलग अलग स्पीसीज़ के जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स में दिखाई दे सकता है। ये इनहेरिटेबल होता है, यानी कि एक बार अगर म्यूटेशन हो गया तो जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद जो आने वाली आबादी होगी, राइट, उनमें भी वो उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब कि उत्परिवर्तन क्या है, वंशानुगत होता है। बस ये अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
किसी वजह से अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जस्ट याद कर लीजिएगा फैक्ट्स के रूप में, ठीक है। ओके, जो यूजफुल म्यूटेशंस होते हैं भाई, कुछ ऐसे उत्परिवर्तन हो सकते हैं ना जो हेल्प करें, तो वो क्या होता है, वो फिर आपका जो एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी था उसके अकॉर्डिंगली जनरेशन्स को पास हो जाते हैं। कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं जो लीथल होंगे, जो शायद आपको हेल्प नहीं करते होंगे, तो वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। वेल, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, वी डोंट हैव टू डू द PhD ऑन एवरी टॉपिक, जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया, राइट। और अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। साइंस के आसान को सवाल आते हैं, प्लेन फैक्ट्स आते हैं, आपको बस याद होने चाहिए, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक लाइफ के ओरिजिनेशन वाली थ्योरीज थी उसको लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पर हम कुछ MCQ देखेंगे, करीब हम 20 MCQ जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। ओके, अब हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी, यानी कि आपका कोशिका विज्ञान, राइट। ओके, अब आपको ये बात तो पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो कोशिका है वो क्या है, मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है, राइट। तो ठीक है, हम सेल के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो हम तब से बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पे लाइफ आई है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव की हम बात कर रहे हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं भाई, लक्षण क्या हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल संगठन, यानी कि जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, जीव देखने को मिलेंगे, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, राइट। देन ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, एक व्यवस्थित जटिलता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको पता है जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, देन वो टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स यानी कि हमारे जो अंग हैं, और ये जो अंग हैं हमारे हाथ पैर, राइट, ये सब मिलकर फिर क्या है, कंप्लीटली एक जीव को बनाते हैं, ठीक है। फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को ये बनाते हैं। तो एक ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, एक व्यवस्थित रूप से चीज़ें। देन रिप्रोडक्शन, प्रजनन आपको देखने को मिलता है, जो कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लगातार एक ग्रोथ होती है, राइट है। एंड देन रेगुलेशन, या फिर आपका जो होम्योस्टैटिस होता है वो देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि एक लिमिट तक अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो वी कैन रेगुलेट विद इट, राइट। तो ये एक हो गया। देन इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, एक विकासवादी अनुकूलन, जैसे आपको पता है कि हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जस्ट एग्जाम्पल, राइट। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो अर्थ है वो गर्म होते जा रही है, वार्म होते जा रही है। तो आज के टाइम पे हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, है ना, लेकिन जो जनरेशन आगे आएंगी, मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद उनको ये इतना गर्म ना लगे, क्योंकि वो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ इवॉल्व होंगे, तो शायद वो उस टेम्परेचर को लेकर ज़्यादा अडेप्ट कर जाएं, राइट। या फिर जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल, जब आपको पता है कि हम कहते हैं कि जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज थे, तो जो पूंछ थी वो उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन जब हमने हाथ से ग्रिप बनाना सीख लिया, हमने अपने दोनों पैरों पर खड़े होना सीख लिया, तो जो पूंछ का एक वर्क था, एक जो उसका मोटिव था, वो ख़त्म हो गया, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई। तो हमने क्या किया, इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन किया, विकासवादी अनुकूलन किया, यानी कि सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या है, बेसिकली अनुकूलन कर लेते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो वो है सेल, यानी कि कोशिका, ठीक है। इसके बारे में हमें कौन बताता है, तो रॉबर्ट हुक जो है हमें इनके बारे में बताते हैं, नाम याद रखिएगा। ओके, तो सारे जो सेल्स होते हैं ना, उनके कुछ बेसिक फीचर होते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए, यानी कि कुछ क्या है, आपको बुनियादी विशेषताएं देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी, करेक्ट। ओके, सबसे पहले तो देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सेल में देखने के लिए मिलती है, एक सेलेक्टिवली प्रीमेबल जो है मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी।
करेक्ट, ठीक है। इसको जो है अगर आप चाहें तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे बेसिकली एक तरीके से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। करेक्ट है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ओके, दिस इज़ वेरी गुड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भी आपको देखने को मिलता है। आपको पता है ना, सेल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, राइट है। और अगर हम बेसिकली यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अभी बता दूंगी, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली आपको इसमें एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर एक सेमी जो है फ्लूइड लिक्विड सा जो है सब्सटेंस जो है भरा रहेगा, जिसको हम बेसिकली साइटोसोल बोलते हैं, एक जेली जैसा होता है। साथ में आपको इसमें क्या है, बेसिकली डीएनए देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और इस डीएनए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स होते हैं, राइट है। तो यस, यानी कि डीएनए की फॉर्म में आपको जीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में इसके अंदर एक टाइनी राउंडेड सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और बेसिकली ये जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बोले जाते हैं। यानी कि इसमें आप अगर आप देखोगे तो जो एक तरीके से प्रोटीन है वो जो है यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सेल जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, राइट है। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक और एक आपका होता है यूकैरियोटिक, राइट। हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। तो बेसिकली जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट है, यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। वेल, दिस इज द बेसिक डिटेल। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमने एक मेम्ब्रेन की बात की थी, अब एक सेल वॉल की बात करते हैं, यानी कि बेसिकली कोशिका भित्ति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं, एल्गी है, और जो कुछ बेसिकली आपके बेसिकली कवक होते हैं, फंगी होते हैं, उनमें जो है मिलती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है जिसके बारे में अभी पढ़ा, उसके बाहर ये होती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एनिमल सेल का नाम नहीं लिखा है, यानी कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ कहाँ पर होती है, पौधे, शैवाल और बेसिकली कवक, राइट है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ध्यान रखिएगा इस सेल वॉल का पर्पस क्या है। बेसिकली ये सेल को ना एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, राइट है। तो अगर आप देखोगे इसको एक संरचनात्मक समर्थन, सुरक्षा ये जो है देती है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है जी, बेसिकली हेमिसेल्यूलोज की, और इसके अलावा पैक्टिन की, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। लेकिन जो फंगी सेल वॉल होती है वो दरअसल आपकी जो है काइटिन से बनी होती है, राइट है। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एक सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब देखो, जो आपके सेल का इंटीरियर है, ठीक है, उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से ये क्या है, बेसिकली अलग करती है, ठीक है। भाई एक सेल है, राइट, ये इसका इंटीरियर हो गया, ये इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट हो गया। तो इसको अलग करने के लिए क्या है, एक आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए होगी। ये एक सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन होती है जो आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, जो आयन होते हैं, जो कार्बनिक अणु होते हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। देखो, सेमी प्रिमेबल का मतलब क्या है, जो काम की चीज़ें हैं उनको अंदर आने देना, और जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको भाई वहीं पे रोक देना। सेमी प्रिमेबल है, कुछ चीज़ों का ट्रांसफ़र हो पाएगा, बाकी चीज़ों का नहीं हो पाएगा। ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, जो बेसिकली आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि जो आपका नाभिक होता है ये मिलता है, राइट है। न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, और जनरली एक सिंगल सेल होता है, ठीक है जी। तो क्या कहा है कि जो नाभिक है या फिर जो केंद्रक है, राइट है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्लीबद्ध अंग है, करेक्ट है। ओके, देन बताया गया है कि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहीं पर आपके सारे डीएनए होते हैं, राइट है। तो भाई इसमें कोशिका के क्या है, गुणसूत्र होते हैं। देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, एक डीएनए और एक आपका आरएनए।
एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बता रही हूँ। डीएनए बेसिकली वो सारा कोड है जो आपको आप बनाता है। समझ गए? देखो, हर पर्सन अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी रखता है, हर कोई अपने आप में अलग है। क्यों है? क्योंकि उसका कोड भी यूनिक है, राइट? ओके। अब देखो, बेसिकली हमारी बॉडी में हर चीज़ बनाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होता है बेसिकली प्रोटीन। करेक्ट है? ओके। अब ये जो कोड है ये बताता है कि भाई आपको क्या क्या बनाना है, और इसको बनाने के लिए चाहिए होगा प्रोटीन। तो बेसिकली डीएनए तो एक पूरी बुक है जिसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, और जो आरएनए है वो बेसिकली उस प्रोटीन को बनाने का काम करता है जो कि उस कोड में लिखा हुआ है। इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोविड-19 के बाद से ये जो डीएनए, आरएनए, जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, राइट है, एक तरीके से जो बेसिकली आपका इस तरह के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट है? चलिए, ओके। तो बताया गया जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल होता है, यानी कि केंद्र गोलाकार होता है, और एक तरीके से डबल मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं उससे साइटोप्लाज्म से अलग होता है। ठीक है जी? तो जो साइटोप्लाज्म है उससे एक दोहरी झिल्ली के द्वारा ये अलग रहता है, जिसको हम नाभिकीय आवरण भी कहते हैं। ओके। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए मिलते हैं। डीएनए के अलावा कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, राइट है। साथ में जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है, यानी कि जो पौधे की कोशिकाएं हैं वहाँ पे भी डीएनए मिल जाएगा। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, और एनिमल सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ डीएनए देखने को मिल जाएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी? अनदर इम्पॉर्टेंट जो एक आपको पता होना चाहिए वो है आपका राइबोसोम्स, राइट? राइबोसोम्स क्या है? इनको माइक्रो फैक्ट्री बोलते हैं, और माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग प्रोटीन बोलते हैं। जो प्रोटीन बनने का काम है वो जो जिस फैक्ट्री में होता है वो राइबोसोम्स ही है। ठीक है? कहाँ होता है? जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है? देन माइटोकॉन्ड्रिया की हमने अभी बात की थी। ये भी दो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और इसका अपना ओन जीनोम होता है, हमने भी देखा, राइट है? ओके। इसको बेसिकली एनर्जी और पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि देखो जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यहीं पे होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम जो है बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ओके। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी। देखो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब क्या है कि जो सेल है, राइट है, उसकी डेथ हो जाना, सेल का खत्म हो जाना। अब आप कहेंगे दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट इट इज़ अ गुड थिंग। देखो, हमारी बॉडी में आपको पता है कि कुछ ना कुछ टूट फूट होते रहती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़लेस होती हैं बट हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो उनको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ बहुत काम आता है। करेक्ट है? अब ध्यान रखिएगा, ये जो कोशिका मृत्यु है, राइट है, ये दो तरीके की होती है। एक आपका बेसिकली होता है बेसिकली अपोप्टोसिस, और एक आपका बेसिकली ऑटोफैगी होता है। ठीक है? दोनों ही पीसीडी हैं, बट याद रखिएगा जो आपका बेसिकली अपोप्टोसिस है इसमें क्या होगा, जो सेल है वो इस तरीके से प्रोग्राम रहता है कि वो अपने आप की डेथ कर देता है, खुद को क्लीन कर देता है, राइट है। कोई भी ऐसा सेल बॉडी के अंदर जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है ना, वो जो है इससे ख़त्म हो जाता है। ऑटोफैगी भी समवॉट सेम, बट इसमें क्या होगा, जो सेल है वो अपने आप को ना रैप कर लेता है। ठीक है? और कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई भी अगर वायरस, कोई भी फॉरेन एलिमेंट इसके कांटेक्ट में आया है, इसको एक तरीके से इनगल्फ कर लेता है। ठीक है जी? अपने अंदर एक तरीके से इसको क्या है, बांध लेता है, इनगल्फ कर लेता है, और फिर इसको ये सेल अपने आप को मार के इस फॉरेन एलिमेंट को मार देता है। ठीक है? यहाँ पे सेल अपने आप को ख़त्म कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑटोफैगी है सेल अपने आप को ख़त्म कर रहा है, बट ये क्या है, एक पैकेट की तरह, एक एनवलप की तरह बंद हो जाता है, देन जो है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस बस आपको एक बार बेसिक सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है? ओके। अब एक बात आती है सेल डिवीज़न की, यानी कि जो कोशिका विभाजन है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अपना हाथ देखा है तो आपने देखा होगा ये इस तरीके का ना होकर
इस तरीके का दिखाई देता है, राइट है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बीच में से जो सेल है ना, वो डिवाइड हुए होंगे, तभी जाके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपकी लंबाई बढ़ती है, आपकी मोटाई बढ़ती है, राइट, आपके बोन्स बड़े होते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डिवीज़न इज़ वेरी नेसेसरी। रिप्रोडक्शन के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको पता है कि बेसिकली ये जो सेल है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और तभी जाके जो बेबी कंसीव होता है वो एक बेबी की फॉर्म में बनता है। बहुत सिंपल सी उसमें। और टिश्यू रिन्यूअल्स में आपने देखा होगा कई बार आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, राइट, जल जाती है, लेकिन फिर वहाँ पे एक न्यू स्किन आ जाती है। कैसे? क्योंकि आपके जो कुछ टिश्यूज़ हैं उनको रिन्यू कर दिया गया, आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर फिर से क्या है वहाँ पर आ गए हैं। तो दैट इज़ वाई सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज थ्री आर एक्चुअली दी रीज़न कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ द सेम लाइन। वेल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी हमारा एक तरीके से जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर हो जाता है। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया और वायरस अगेन इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है, इनसे कौन कौन सी जो डिजीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले बैक्टीरिया देखते हैं। देखो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बेसिकली जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? आपकी बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन, राइट है, पेप्टिडोग्लाइकेन, इससे जो है आपकी बैक्टीरिया की सेल बनी होती है। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए या फिर आरएनए जो है प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि जीवित जीव है, करेक्ट है। अच्छा, कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? न्यूमोनिया है आपका, मेनिंजाइटिस है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। हालांकि जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी बैक्टीरिया और वायरस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। देन दूसरा आता है आपका बेसिकली यहाँ पे वायरस, करेक्ट है। देखो, वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पहली बात, ठीक है। खुद का अपना उसका कोई वजूद नहीं होता जब तक कि ये किसी होस्ट के ऊपर कब्जा करके वहाँ पे खुद को खाद पानी देके अपने आप को जिंदा करके अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही ना सिंपल स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का, और इसमें क्या एक न्यूक्लिक एसिड जीनोम होगा जो एक प्रोटीन के कोट से जो है घिरा रहता है, ठीक है। यानी कि एक प्रोटीन आवरण में घिरा हुआ न्यूक्लिक एसिड जीनोम, बस दिस इज वायरस, करेक्ट है। अब ये जीनोम ये आरएनए भी हो सकता है अगर कोई इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात कर रहे हैं, और ये डीएनए भी हो सकता है अगर हम एडिनो वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और देखा जाए तो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। फैक्ट से याद कर लीजिएगा, इवन यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इन फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ज़्यादातर जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और बेसिकली करते क्या है, वायरस क्या है, एक होस्ट सेल पर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं और फिर खुद को जो है रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो ये बन जाते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी बन जाते हैं, और पूरी तरीके से जिस होस्ट पे इन्होंने कब्जा किया है खाने पीने के लिए उसी पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इनका वजूद ही तब है जब ये किसी पे कब्जा करके एक तरीके से फलते फूलते रहें, करेक्ट है। डिजीज़ की बात करें, जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरस से होता है, इसलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मत लिया कीजिए। आपको बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहानी होती है। देन पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस एंड एड्स, राइट। अभी हमने यहाँ पे एक एडिनो वायरस की बात की थी, करेक्ट है। तो सामान्य सर्दी, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस, एड्स, ये कुछ डिजीज़ है, इनको प्लीज़ याद रखिएगा, करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक जो बेसिक आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप देख पा रहे हो, राइट है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। पूछा हुआ है, इन विच बुक हैज़ चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन,
ठीक है जी। वो जो प्राकृतिक चयन की हम बात कर रहे थे ना, चार्ल्स डार्विन ने कौन सी वो किताब थी जिसमें इसके बारे में बताया था? ब्लाइंड वॉच मेकर, सेल्फिश जीन, मैमेलियन इवोल्यूशन और ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, राइट। तो एक्चुअली इसका डी ही आंसर होगा। इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा, प्रजातियों की उत्पत्ति। हालांकि याद रखिएगा जो बुक का नेम है वो आपको ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज यही याद रखना है। इसी को आप देवनागरी में भी याद कीजिएगा, करेक्ट है। ओके, बुक्स के नेम ट्रांसलेट नहीं करने चाहिए। वेल, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई आपको सही कथन यहाँ पे चुनना है। ओके, मेंडेलियन जेनेटिक्स इज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है? जो मेंडेलियन अनुवांशिकी है वो जीवित जीवों में लक्षणों की विरासत को समझने के लिए एक मौलिक ढांचा है। देखो थोड़ा सा पढ़ने में सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बट देखो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह की थ्योरीज आई थी, इसी तरह से जो मेंडेलियन बेसिकली जेनेटिक्स है ना, वो आपको इनहेरिटेंस की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हेल्प करता है। और ये एक राइट स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमने भी देखा कि जो सेल है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, वहाँ पे जो है बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होंगे, राइट। और उसके अंदर फिर आपका जो है जो जीन्स है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। और यही जो आपके जेनेटिक्स हैं जो पेरेंट्स के द्वारा अपनी आने वाले जो बेसिकली बेबीज़ होते हैं उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट, है ना भाई? यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बोथ यानी कि सी जो है होना चाहिए, करेक्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली द सिंथेटिक थ्योरी, क्या बोला गया? द सिंथेटिक थ्योरी डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये कह रहा है भाई जैविक विकास पर किस तरीके से जैविक विकास हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए एक है सिंथेटिक सिद्धांत, ठीक है। तो सिंथेटिक सिद्धांत के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं? तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन, चेंज और रिकॉम्बिनेशन परिवर्तन या फिर पुनर्संयोजन, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। अब आप एक बात बताओ, जब हम एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उत्परिवर्तन भी इम्पॉर्टेंट है, म्यूटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिकली कुछ चीज़ों को मिलके एक रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, कुछ चेंजेस हुए होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन तो बिल्कुल पार्ट है ही है, हम देख चुके हैं। हेरिडेटरी अनुवांशिकता भी है, राइट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो है बेसिकली इसका एक पार्ट होने चाहिए। एंड यस, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा ऑल, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वर absent इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। देखो आज की अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है, कह रहा है जो आदिम पृथ्वी थी उस टाइम के वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी, अनुपस्थित थी। तो देखा जाए ना, जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था वॉज वेरी रिच इन मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंट थी, राइट। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि पहले अर्थ पे किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी, राइट। तो पहले क्या हुआ, इस लाइफ का एक ओरिजिन हुआ, करेक्ट है। और इसी के बाद जब कुछ लिविंग बीइंग वहाँ पर आ गए तो इन लिविंग बीइंग ने क्या है, रेस्पिरेशन करना स्टार्ट किया, करेक्ट है जी। बेसिकली आपके जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, इस तरह के आपके जो है एल्गीज आ गए, जो कहीं ना कहीं जो है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, उसको यूज़ करते थे और जो ऑक्सीजन था उसको रिलीज़ करते थे। और इसी तरह के कुछ और आपको जो है प्रोसेसेस दिखाई देती हैं। धीरे धीरे जो आपका एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजन में फिर भर गया था। तो भाई पहले ऑक्सीजन नहीं थी, करेक्ट है। तो एब्सेंट पूछा है तो सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बेसिकली लाइमोसोम्स, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म आपको दे दी है लाइजोसोम, और इस लाइजोसोम के बारे में आपको कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है, राइट है। ओके, तो पहला कह रहा है लाइजोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड
सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, भाई लाइसोसोम आमतौर पर कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहे जाते हैं। यस, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम, कि भाई झिल्ली से बंधे अंग हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। फिर कह रहा है लाइसोसोम्स पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक बात है। दैट इन्वेड द सेल, ठीक है जी। क्या कह रहा है कि भाई जो लाइसोसोम है वो कोशिका पर आक्रमण करने वाले वायरस और बैक्टीरिया के विनाश में भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए जो सेल इससे अफेक्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं उनके लिए आत्मघाती थैली का काम करता है, ठीक है। देन कह रहा है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इन लाइसोसोम्स वर्क बेस्ट व्हेन एनवायरनमेंट इज बेसिक, है ना। अब देखो ये स्टेटमेंट ना बहुत मुश्किल है, अगर आपके एग्जाम के नेचर को देखा जाए इतने मुश्किल स्टेटमेंट वो नहीं पूछते हैं, पहले बता रही हूँ। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि ये जो लाइसोसोम्स हैं इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके तैयार हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट बना के इतना मुश्किल सा सवाल 90% ऑफ द टाइम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें तो तैयारी करनी है तो इसीलिए। अच्छा, अब देखो ये जो बेसिक है ना, ये जो क्षारीय बोला है कि जब वातावरण भाई क्षारीय होता है तो जो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है वो सबसे अच्छा काम करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली जब एसिडिक होता है ना तब ये बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, जब ये एसिडिक होता है, ठीक है जी। तो इसको आप जो है अम्ल मतलब होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट अगर मेरी रॉन्ग हो जाती है तो मेरी 1 2 3 ही ठीक है। 1 2 3 मेरा है सी में, तो मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट है। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें बोला गया कि भाई अगेन कौन से स्टेटमेंट आपके जो है करेक्ट हैं, किसके रिगार्डिंग पूछे गए आपके बेसिकली सेंट्रोसोम्स में, राइट। अब ठीक है, पहले लाइसोसोम के बारे में देखा था, अब जो है यहाँ पर एक तरीके से हम जो सेंट्रोसोम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। कह रहा है सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल्फ डिवीजन इन एनिमल सेल्स, राइट है, ओके। देन कह रहा है प्लांट्स एंड मोस्ट फंगी लैक्स सेंट्रोसोम्स, बिल्कुल सही बात है। देखो सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। पौधों और अधिकांश कवकों में सेंट्रोसोम की कमी होती है, बिल्कुल होती है। तो हमारा करेक्ट पूछा है तो सी जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो साइंस के जो एमसीक्यू है ना, एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बनाए हैं बल्कि नॉलेज गेन कराने के लिए बनाए हैं। तो डोंट पैनिक इफ़ यू डोंट नो द राइट आंसर, है ना। दीज एमसीक्यूज आर ओनली एक्चुअली दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू इन गेनिंग द मोर नॉलेज, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ पे जो है बेसिकली याद कर पाओगे, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं आपके 7th क्वेश्चन पे। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अगेन आपकी जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और बोला गया मेच्योर प्लांट सेल्स कंटेन मैनी स्मॉल बेसिकली मैनी स्मॉल वैक्यूलीज विच एनिमल वाइल एनिमल सेल कंटेन्स वन लार्ज वैक्यूलीज। पहली बात तो ये होता क्या है, देखो जो बेसिकली यहाँ पे रिक्तिकाओं की बात की गई है ना, कहा गया कि भाई परिपक्व पौधे की कोशिका में कई छोटे रिक्तिकाएं होती हैं जबकि पशु वाली कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। ये है क्या, बेसिकली ये जो आपके वैक्यूली है ना, इनको ना आप एक तरीके से मान के चलिएगा, ये ना कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ना वाटर जो है बेसिकली एक तरीके से भरा रहता है और इस वाटर के साथ साथ इसमें क्या है आपके कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टेटमेंट है इसको इंटरचेंज किया गया है। देखो मेच्योर जो प्लांट सेल होता है ना उसमें केवल एक लार्ज जो है आपका वैक्यूली होता है, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है द सेल वॉल ऑफ बेसिकली माइकोप्लाज्म इज मेड ऑफ एमिनो शुगर। देखो ये माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्म ये है क्या, ये ना एक तरीके से बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और बेसिकली आप ध्यान रखिएगा इसमें एक सेल वॉल नहीं होती, इसकी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है। और इसकी जो ये बेसिकली आप देखेंगे ये जो सेल वॉल है, ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं जो है आपकी प्रोटीन की बनी होती है, ना कि एमिनो शुगर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है ना इसकी, ये किसकी बनी होती है, एक तरीके से प्रोटीन की बनी होती है, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा।
तो अगेन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमारा डी यानी कि नाइदर, ये जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन कह रही हूँ पैनिक नहीं करना है, मुश्किल क्वेश्चंस लग रहे हैं बट ये हमारी तैयारी करवाने के लिए ही है। करेक्ट। चलो, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। भाई कौन सा जो कोशिकांग है ना, वो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद करो, राइबोसोम्स के बारे में बताया था, बिल्कुल ठीक, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, राइट है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है ना, ER, ये क्या करता है, एक साइट की तरह काम करता है। भाई प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा, उसके लिए कोई साइट भी तो चाहिए, वो होता है ER, राइट। इसके अलावा जो राइबोसोम वो एक्चुअल मशीन है जो प्रोटीन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसको आपने जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। मूव ऑन करते हैं 9th क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, अगेन आपसे जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो मैंने पढ़ाया था ना आपका बेसिकली ऑटोफैगी अपॉप्टोसिस, उसी के बारे में पूछा गया। तो आपका अपॉप्टोसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द बॉडी। भाई आपके शरीर में उसको हेल्दी बनाने के लिए और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपॉप्टोसिस आपकी निभाता है, बिल्कुल निभाता है। भाई जो भी टूट फूट हो रही है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो उनको मारना, उनको ख़त्म करना है ना, ये भी तो पार्ट है ना एक हेल्दी बीइंग के रूप में रहने का। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद द कर्ब साइकिल लिंक्स दी ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब फैट्स एंड द प्रोटीन फॉर द एनर्जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल होती है, एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मतलब एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ते हैं। और जो कार्ब्स फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं वहाँ उनको तो ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, एंड देन उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। दिस इज़ वेरी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमारा सी होना चाहिए। ठीक है, और ये हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे पहले स्टेटमेंट, PCD की, प्रोग्राम सेल डेथ की। करेक्ट है, इसको ध्यान रखना। ओके, मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन पे। पूछा गया है अगेन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पोपी प्लांट इज एन एंजियोस्पर्म प्लांट फ्रॉम विच ओपियम हीरोइन आर ऑब्टेन। देखो जो प्लांट बेसिकली आपकी एक आप कह सकते हैं किंगडम है ना, एनिमल किंगडम है, बहुत बड़ा चैप्टर है, देयर आर सो मैनी फैक्ट्स, है ना। तो यस थोड़ा सा मुश्किल है बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ आपको तैयार करा रही हूँ, कुछ आप PYQ से प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा, पोस्ता का पौधा एक आवर्तबीजी पौधा है जिससे अफीम और हेरोइन प्राप्त होती है। ठीक है जी, ओके। दूसरा कह रहा द मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन आर प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड। भाई कपास के जो प्रमुख घटक है वो प्रोटीन और फैटी एसिड है, राइट है। तो भाई क्या है ऐसा, नहीं, क्या है, सेल्यूलोज है। ठीक है जी, आपका क्या है बेसिकली सेल्यूलोज है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, तो ओनली ए यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन, वेरी गुड। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपसे ये पूछा गया है, राइट। ओके जी, चलिए देख लेते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। यस, कह रहा द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। भाई ये तो बात ठीक है कि लाइकेन बनाने के लिए जो शैवाल और कवक आपस में क्या है, परस्पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल ठीक है करते हैं, बट उसको परिजीवता या बेसिकली आपका पैरासिटिज्म कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। ये तो आपका एक म्यूचुअलिज्म हो गया, है ना, एक गुड रिलेशनशिप हो गया, राइट। चलो ये गलत हो गया। द मशरूम यूज्ड इन मेकिंग जूसी वेजिटेबल्स इज प्रोटोजोआ। भाई रसदार सब्जियां बनाने में जो आप मशरूम यूज़ करते हो वो प्रोटोजोआ है। भाई मेरा तो फेवरेट है मशरूम, आपका है या नहीं बता दीजिएगा। तो नहीं, एक्चुअली ये क्या आपका एक फंगस है, राइट। तो मशरूम पे तो UPSC भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट। फिर पूछा पपाया हैज़ कैरोटीन विच हेल्प्स इन मेकिंग विटामिन 12, राइट, यहाँ पे B12 आना चाहिए। ओके, तो भाई यस पपीते में कैरोटीन तो होता है, बिल्कुल सही बात है, बट ये विटामिन E बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन E बनाने में हेल्प करता है, दिस इज अगेन रॉन्ग। फिर कह रहा है द रेड कलर ऑफ टोमेटो फ्रूट इज ड्यू टू दी बेसिकली कैरोटेनॉइड पिगमेंट कैरोटीन। क्या कह रहा है कि भाई टमाटर फल का लाल रंग कैरोटेनॉइड वर्णक कैरोटीन के कारण होता है। तो नहीं, ये बेसिकली आपका जो है एक तरीके से लाइसोपीन जो होगा ना उसकी वजह से होता है। इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ठीक है, तो बेसिकली हमारा ना एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए नन यानी कि डी आंसर हो जाएगा, राइट। कई बार लगता है यार इतने स्टेटमेंट है कुछ तो ठीक होगा, नहीं भाई कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग, 3 स्टेटमेंट दिए। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। भाई जो हाइड्रोफाइट्स पौधे होते हैं वो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सलीन सॉइल और वाटर आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। कह रहा है लवणीय मिट्टी या पानी पर उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ द ओशन। भाई जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रो मतलब वाटर है ना, हाइड्रा मतलब वाटर, तो यस हाइड्रो प्लांट्स मतलब जो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं। हेलो मतलब खारा, राइट। तो हेलोफाइट्स मतलब जो आपका एक तरीके से जो नमकीन लवणीय मिट्टी या पानी होगा वहाँ पे। और साइनोबैक्टीरियम यस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। तो तीनों ही हमारे ठीक है, इसलिए इस बार हमारा डी आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है जी। द टिश्यू टाइप दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट इज। भाई वो ऊतक का प्रकार आपको बताना है जो बाह्य और आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। कौन सा है बताइए। यस एपिथीलियम ऊतक, राइट है, एपिथीलियम टिश्यू। डी जो है बेसिकली इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन that life gradually evolved from this simpler to more complex form was developed based on the study of fossils. The branch of science is called। भाई ये क्या कह रहा है, देखो आपको कैसे पता चला कि भाई जैविक विकास कैसे हुआ था। आपको कुछ जीवाश्म कुछ फॉसिल्स मिले होंगे जिससे हमें पता चला पहले सिंपलर जो है एक सिस्टम होता था, फिर वो कॉम्प्लेक्स होता गया, राइट। तो जीवाश्मों का जो अध्ययन करने की ये विज्ञान की शाखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे जो है बेसिकली पूछा गया है। तो इसको जाना जाता है बेसिकली आपका पैलियोंटोलॉजी के नाम से, यानी कि जीवाश्म विज्ञान के नाम से। देखो हिंदी में ना यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है जीवाश्म विज्ञान, बट एग्जाम में ना इसी को देवनागरी में लिखेंगे तो फिर इतना आसान नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो मूव ऑन कर दे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। The government of India is promoting technology of breeding bees and obtaining honey from them. By what name is this enrichment technique? No. भाई भारत सरकार मधुमक्खियों के प्रजनन और उनसे हम शहद हनी ले सके इसके लिए काफ़ी मतलब हेल्प कर रही है। तो ये जो तकनीक है इसको किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर को ध्यान रखिएगा वन संवर्धन भी कहते हैं। और कल्टीवेशन ग्रेप्स अंगूर की खेती, तो आपका एपीकल्चर ये आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, एंड ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, और सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत। मैच करना है। तो वाइट तो समझ में ही आ रहा होगा, मिल्क प्रोडक्शन से लिंक हो जाएगी, करेक्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन भाई सबको पता होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। देन इसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन, यस ये एग से रिलेटेड है। एंड जो आपका ब्लू है वाटर की हम बात करें तो ये फिश प्रोडक्शन से आपका है। तो बेसिकली ए का आना चाहिए 3rd, और बी का 1 आना चाहिए, सी का 2 आना चाहिए, 4 का 4। वेरी गुड। तो यहाँ पे डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जो आपकी जीवन रक्षक प्रणाली है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एक इफेक्टिव डिफेंस मैनेजमेंट क्या बनाता है? भाई ऐसा कौन सा बेसिकली फीचर है जो उनको एक इम्पॉर्टेंट एजेंट, डिफेंस एजेंट बनाता है, ये आपको बताना है। दे आर बेसिकली एमेबॉइड इन नेचर। भाई एमेबॉइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो अपनी ना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत शेप चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर वो काफ़ी ईजिली मूव कर सकते हैं। भाई ज़रूरी है ना पूरी बॉडी को अगर बचाना है तो यस दिस इज़ राइट। फिर कह रहा है दे आर लार्ज एंड कलरलेस।
तो नहीं, ये ठीक ठीक नहीं है, बड़ी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट है। देखो होता क्या है ना कि बेसिकली इनके ना डिफरेंट डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं, क्योंकि WBC के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आपको पता है, और साइज़ भी वेरी कर सकता है। तो कोई जनरल स्टेटमेंट इनके बारे में कि कलरलेस और लार्ज होते हैं, ये गलत हो जाएगी। फिर दे आर बेसिकली फैगोसाइटोटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि फैगोसाइटोटिक, याद करो ऑटोफैगी मैंने बताया था, है ना, प्रोग्राम सेल डेथ में। तो आपने देखा था कि वो क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, है ना, किसी भी फॉरेन बेसिकली पार्टिकल को। सेम चीज़ आपको जो है बेसिकली यहाँ पे दिखाई देगी कि ये बेसिकली आपके जो है फैगोसाइटोटिक होते हैं। ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पहले इनगल्फ करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, टाटा बाय बाय फिनिश, है ना। तो यस, इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो है सही और दूसरा स्टेटमेंट है गलत। तो फर्स्ट एंड थ्री कहीं पे दिख रहा है, यस, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो भाई बताओ, आपको यॉर्निंग या हिकअप्स आते हैं? भाई याद आता ही है तब हिकअप्स आते हैं, कुछ ऐसा हम लोग बोलते हैं ना जनरली, जवाई आती है जब या हिचकी आती है, तो भाई कब होती है वो? एक तो हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन, राइट, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, हो सकता है एग्जाम में ना आए, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन। कोविड के टाइम पे भी ये टर्म काफ़ी फेमस था। ओके, इट इज़ मोडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, भाई एक संशोधित श्वसन गति है, तो दिस इज़ वेरी करेक्ट। ये ना आप देखना कई बार जब आपकी बॉडी को ना एक ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का लैक लग रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वो सडनली लेना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली यॉन होता है, राइट, मतलब कि एक तरीके से जवाई आती है। तो ये दोनों ही ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, याद वाद का तो पता नहीं, बट साइंस ये कहता है, ठीक है। तो यस, इसको ध्यान रखिएगा, सी जो है इसका बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलो 19 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पूछा कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको फल लगता है तो फल है, साइंस की लैंग्वेज में वास्तविक फल कौन नहीं है? डेट्स, एप्पल, पाइनएप्पल, लेमन। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। तो सच बात तो ये है कि आपका बी आंसर होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब क्यों होना चाहिए वो आप ज़रा देखो, ठीक है। मे बी मैं शायद गलत बता रही हूँ, तो एक बार देखना। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं प्लीज़ उनको देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो याद होना चाहिए, ठीक है। चलो ये आपके ऊपर है, दिस इज़ योर होमवर्क कि इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। पूछा गया है कि भाई जो न्यू स्पीसीज़ का एक ओरिजिन होता है, ठीक है, नई नई प्रजातियां जो आपको दिखाई देती हैं, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना, विच फैक्टर? तो भाई जीवित जीवों की अगर नई प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है तो कौन सा कारक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार? देखो उसने ये नहीं कहा कि कोई एक, देखो ये सारे ही कारक जिम्मेदार होते हैं नई स्पीसीज़ के ओरिजिनेशन के लिए। वो पूछ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वाला बताना है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम स्पीसीज को ही ओरिजिनेट करता है ना। भाई जो भी पेरेंट हैं वैसे ही आपके चाइल्ड भी होंगे। नेचुरल सिलेक्शन भी स्पीसीज के नई नई प्रजातियों के बनने में मतलब ठीक है उतना हेल्प नहीं करेगा, एक्चुअली सेम प्रजातियों के अंदर वो ट्रेड्स आते जाते हैं जो उनको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। आइसोलेशन, लगाव भी कई बार जो है एक ही स्पीसीज का एक अलग टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट जो म्यूटेशन है ना ये कई बार इतना चेंज कर देता है आपके जेनेटिक कोड में कि एकदम ना नई स्पीसीज आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है जी। तो म्यूटेशन यानी कि आपके ना इस कोड में कुछ चेंज हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, तभी मैं इसको इतना ध्यान से पढ़ा रही थी आपको। तो यस, दिस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बी इज द राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारा साइंस वाला लेक्चर जो है आई थिंक यस ख़त्म होता है। बहुत मज़े से हमने जो है पढ़ाई की है, और बहुत अच्छी बात ये है कि हम एग्ज़ाम के नेचर को देखते हुए पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम की जो डिमांड है, एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको देखते हुए पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं और भाई कम भी नहीं। तो ट्रस्ट मी,
ये सीरीज़ आपको हेल्प करने वाली है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, इस सीरीज़ के सारे लेक्चर वीडियोस को देखते रहना। एंड प्लीज़ जब कुछ नेगेटिव होता है तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए, राइट। शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एंड अगेन, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दीज आर सम कॉन्टैक्ट नंबर्स जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड यस, किसी भी तरह की अगर आपको एक हेल्प चाहिए, एक अपने एग्ज़ाम को लेके आपकी क्वेरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जल्द मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। एंड होपफुली हम या तो उसमें ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं, या फिर इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, या फिर करंट अफेयर कवर करेंगे। आप मुझे बताइए कि कौन सा बेसिकली वीडियो नेक्स्ट आप चाहते हैं, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स होंगे वही जो है आपका नेक्स्ट सीरीज आएगा। चलिए, ओके, नमस्कार, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, अलविदा।